हेलो एवरीवन, माय नेम इज दशरथ कुमार वर्मा और आप देख रहे हैं ऑप्टिमिस्टिक चैनल। आज हम पढ़ने वाले हैं प्राचीन भारतीय इतिहास का काल विभाजन, अर्थात भारतीय इतिहास को कितने भागों में बांटकर देखा जाता है या पढ़ा जाता है। अगर हम बात करें, पिछले क्लास में हम लोगों ने जो है भारतीय इतिहास की जानकारी के स्रोत के रूप में दो चीज़ों को पढ़ा, जिसमें से पहला नाम आता था आपका पुरातात्विक स्रोत और जबकि दूसरा नाम हम आता था साहित्यिक स्रोत। इन दो स्रोतों के आधार पर जो है हम लोगों ने जो है भारतीय इतिहास की जानकारी के स्रोतों को पढ़ा और उन्हीं स्रोतों को आधार बनाकर जो है भारतीय इतिहास का काल का विभाजन किया गया है। जो दो स्रोत हम लोगों ने देखा था, जिसमें से पहला था आपका पुरातात्विक स्रोत था और जबकि दूसरा था आपका साहित्यिक स्रोत। अब इनके जो उपलब्ध होने और उपयोगिता, इन दोनों आधार पर जो है भारतीय इतिहास को जो है तीन भागों में बांटा गया है, जिसमें से पहला होता है आपका प्रागैतिहासिक, दूसरा होता है आद्य ऐतिहासिक और तीसरा होता है ऐतिहासिक। इसे ही प्री हिस्टोरिक पीरियड, प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड और हिस्टोरिक पीरियड के नाम से जाना जाता है। बात करें अगर इसके कालखंड की, तो ये जो है मानव उत्पत्ति से आपका जो 3000 ईसा पूर्व है तब तक का कालखंड जो है प्रागैतिहासिक के अंतर्गत आता है, जबकि आद्य ऐतिहासिक के अंतर्गत 3000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व के कालखंड जो है आद्य ऐतिहासिक के अंतर्गत आता है, और जबकि ऐतिहासिक के अंतर्गत 600 ईसा पूर्व से अब तक जो भी हो रहा है वो सभी ऐतिहासिक के अंतर्गत आते हैं। अब अगर हम बात करते हैं पुरातात्विक और साहित्यिक स्रोतों के आधार पर इनका जो काल विभाजन जो है कैसे किया गया है, तो देखते हैं जो प्राग ऐतिहासिक काल होते हैं, अर्थात किसी कालखंड को जो है प्राग ऐतिहासिक काल में क्यों रखा जाता है, अगर उस कालखंड के बारे में जो है साहित्यिक साक्ष्य जो है एक तरीके से जो पुरातात्विक साक्ष्य है वो अगर उपलब्ध होता है और जो साहित्यिक साक्ष्य जो है उपलब्ध नहीं होता, तो वो किसके अंतर्गत आएगा, वो आएगा आपका प्राग ऐतिहासिक काल के अंतर्गत। अगर हम बात करते हैं जो पाषाण काल है, ठीक है, पाषाण काल के जो अध्ययन जो है हमें मुख्य रूप से जो है पुरातात्विक स्रोतों से मिलती है, जो उनके पत्थर है, जो उनके औजार है, जो शिला चित्र हैं, ठीक है, शैल चित्र हैं, इन सब से जो है हमें आदि मानव की जानकारी मिलती है। अर्थात जो उनके भौतिक अवशेष होते हैं, जिन्हें जो है पुरातात्विक वस्तुओं के अंतर्गत हम देखते हैं, उनके अंतर्गत जो है हम उस पाषाण काल के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं, वो सभी आएंगे आपके प्राग ऐतिहासिक काल के अंतर्गत, ठीक है, क्योंकि उस समय जो है कोई साहित्यिक साक्ष्य जो है हमें पाषाण काल के बारे में नहीं मिलता। अब बात करें अगर हम आद्य ऐतिहासिक काल के, तो वहाँ जो है पुरातात्विक साक्ष्य जो है हमें मिलते हैं और साहित्यिक साक्ष्य भी मिलते हैं, लेकिन उनका उपयोग जो है नहीं हो पाता, लेकिन उपयोग नहीं। अब उपयोग कैसे नहीं, जैसे अगर हम सिंधु घाटी सभ्यता की बात करते हैं तो वहाँ जो है हमें पुरातात्विक स्रोत के रूप में जो है पूरा बहुत नगर ही दिखाई देता है, बहुत सारे चीज़ें और भी दिखाई देती हैं, ठीक। इसके अलावा जो उनमें अगर साहित्यिक स्रोत की बात करें, तो क्योंकि जो है सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि नहीं पढ़ी गई है, अर्थात हालांकि वो स्रोत तो उपलब्ध हैं लेकिन उनका जो है उपयोग नहीं हो पा रहा है, तो वो किसके अंतर्गत आएंगे, वो आएंगे आपके आद्य ऐतिहासिक काल के अंतर्गत आएंगे, ठीक है। उसी प्रकार जैसे मैंने लिखा, आप बोलेंगे सर आप तो 3000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व, इस दौरान जो है वैदिक काल भी आता है, तो ऋग्वेद का जो है एक तरीके से रचना जो है 1500 से 1000 के बीच, जबकि और जो 3 वेद हैं, यजुर्वेद हो गया आपका, सामवेद या फिर अथर्ववेद, वो जो है आपके 1000 से 500 ईसा पूर्व के बीच दिखाई देते हैं। लेकिन उनकी भी लिपि जो है एक तरीके से पढ़ी नहीं जा सकी, और लेकिन जो मेनली जो उस दौरान के जो उन्होंने जीवन यापन किए, उनका जो है एक सरल ढंग से उन्होंने जो है चित्रण या एक तरीके से
साक्ष्य जो है वो छोड़ जाते हैं, जिनसे जो है एक तरीके से वैदिक काल के बारे में जानकारी हमें मिलती है। और मुख्यतः हम लोग जो वैदिक काल का वर्णन देखते हैं वो मेनली जो है पुरातात्विक स्रोत के उपयोग से ही देखते हैं। जो उन्हें चित्रित धूसर मृत भांड मिले हैं, जो लौह उपकरण मिले हैं, उनसे जो है हमें आद्य ऐतिहासिक काल के बारे में पता चलता है। तो इस तरीके से हम देखते हैं, अगर इनके जो उदाहरण की अगर हम बात करें तो सिंधु घाटी सभ्यता हो गया, जबकि वैदिक काल भी इसी के अंतर्गत आएगा। तो मोटे तौर पर हम बोल सकते हैं कि आद्य ऐतिहासिक कालखंड के अंतर्गत जहाँ हमें पुरातात्विक साक्ष्य उपलब्ध होता है और उसका प्रयोग भी होता है, और वहीं जो है साहित्यिक साक्ष्य उपलब्ध है लेकिन उनका जो है प्रयोग नहीं होता, वो जो है आपके आद्य ऐतिहासिक काल के अंतर्गत आते हैं। ऐतिहासिक काल की हम बात करें तो यहाँ जो है पुरातात्विक साक्ष्य हमें मिलते हैं और जबकि साहित्यिक साक्ष्य भी हमें मिलते हैं। तो एक तरीके से हम देखते हैं इनमें जो है ऐतिहासिक काल में जो है आपको पुरातात्विक साक्ष्य का प्रयोग भी हो रहा है और साहित्यिक साक्ष्य का प्रयोग भी हो रहा है। तो अगर महाजनपद काल से लेकर जो प्राचीन काल देखते हैं, मध्यकालीन भारत देखते हैं और आधुनिक भारत देखते हैं, वहाँ जो है पुरातात्विक स्रोत और साहित्यिक स्रोत दोनों दिखाई देता है। ठीक है, तो ये सभी चीज़ें आपके उदाहरण के तौर पर अगर हम देखते हैं तो प्राचीन भारत को हम देखेंगे। प्राचीन भारत के अंतर्गत जो है महाजनपद से चालू करेंगे, ठीक है, और उसके बाद जो है मध्यकालीन हो गया, आधुनिक हो गया। ये सारी चीज़ें जो है आपके ऐतिहासिक काल की बात करते हैं। तो इसमें जो है सबसे लंबा कालखंड जो हम देखते हैं मानव उत्पत्ति से लेकर, जो मानव उत्पत्ति जो है 25 लाख ईसा पूर्व से माना जाता है, ठीक है, वो जो है वहाँ से लेकर 3000 ईसा पूर्व तक, ये काफ़ी लॉन्ग ड्यूरेशन हो जाता है। तो कभी कभी क्वेश्चन में ये भी चीज़ें पूछ ली जाती है। तो ओवरऑल हम एक बार फिर से रिकॉल कर लेते हैं। प्राग ऐतिहासिक काल प्रायः उस काल को कहा जाता है जहाँ पास पुरातात्विक स्रोत उपलब्ध होते हैं लेकिन साहित्यिक स्रोत उपलब्ध नहीं होते, जैसे कि हो गया आपका पाषाण काल। उसके बाद आद्य ऐतिहासिक काल ऐसे काल को कहते हैं जहाँ पास पुरातात्विक स्रोत उपलब्ध होते हैं और उनका प्रयोग भी होता है। वहीं जो है साहित्यिक साक्ष्य जो है उपलब्ध होते हैं लेकिन उनका जो है प्रयोग जो है नहीं होता, वो जो है आपके आद्य ऐतिहासिक काल के अंतर्गत आते हैं। ऐतिहासिक काल में जो है पुरातात्विक और साहित्यिक दोनों साक्ष्य जो है हमें मिलते हैं और जो है उन दोनों का ही जो है प्रयोग होता है।